Hello students. So we are meeting again for a discussion on the subject of quantitative techniques for managers. I am Dr. Anurag Srivastava from Bora Institute of Management Sciences, and right now we are on unit 3 of this subject of AKTU MBA second semester, and we are discussing about game theory. तो पहले के सेशंस में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, गेम्स जो हैं वो प्योर स्टडी गेम हो सकते हैं या मिक्स्ड स्टडी गेम हो सकते हैं। प्योर स्टडी गेम को ऑब्वियसली सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है। प्योर स्टडी गेम अगर है तो वहाँ पर सैडल पॉइंट हम लोग निकालते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि एक जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है और बी प्लेयर या ए प्लेयर जो रो प्लेयर है वो मैक्सिमम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है और बी प्लेयर जो कॉलम प्लेयर है वो मिनीमैक्स स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। हमारे सिलेबस में केवल 2 प्लेयर गेम्स ही हैं और उसमें भी ज़ीरो सम गेम। तो वी आर डिस्कसिंग 2 प्लेयर ज़ीरो सम गेम्स, एंड इन दैट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम्स। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम अगर है तो कैसे करेंगे, यानी कि सैडल पॉइंट अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जो ए का मैक्सिमिन एलिमेंट है वो बी के मिनीमैक्स एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या सैडल पॉइंट बोलते हैं और वही गेम की वैल्यू होती है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम आगे उसको मिक्स्ड स्टडी गेम की तरह से सॉल्व करते हैं। मिक्स्ड स्टडी गेम्स को सॉल्व करने के हमारे पास 3 अलग अलग अप्रोचेज़, या एक तरह से कह सकते हैं 4 अलग अलग तरीके हैं। 4 तरीके हैं लेकिन 3 अप्रोचेज़ कह सकते हैं। तो 3 अप्रोचेज़ हैं और वो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि जो मिक्स्ड स्टडी गेम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, उसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। The approach that we are going to use depends upon the number of rows and number of columns in a particular mixed strategy game. रोज़ और कॉलम जितनी कम होंगी, ऑब्वियस सी बात है, उतना उसको सॉल्व करना आसान होगा। रोज़ और कॉलम जितनी बढ़ेंगी उतना उसको सॉल्व करना मुश्किल होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने जो पिछले सेशन में समझा था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इसीलिए जब हम ये पाते हैं कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जो पहला काम हम करते हैं वो ये ना देख करके कि हम मिक्स्ड स्टडी के अप्रोचेस के थ्रू उसको सॉल्व करें। पहले हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का यूज़ करके उसका इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स की संख्या को कम किया जा सकता है। दोनों में से किसी को भी अगर थोड़ा सा भी रिड्यूस कर लिया हमने तो गेम को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो यही हम लोगों ने समझा था कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, ये लास्ट सेशन में देखा था। और अब जब हमने ये काम कर लिया तो आगे फिर कौन सा पर्टिकुलर एक अप्रोच लगा करके मिक्स्ड स्टडी गेम को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग समझेंगे, वो चीज़ें आगे अब हम लोग देखेंगे। तो बेसिक जो चीज़ है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है गेम थ्योरी में। गेम थ्योरी में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कैसे गेम को सॉल्व करने की तरफ प्रोसीड करेंगे, और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि सिंपल गेम भी हो सकते हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने देखे हैं वो बहुत ही सिंपल वाले गेम थे, जो प्योर स्टडी गेम थे वो डायरेक्टली सॉल्व होने वाले गेम हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मिक्स्ड स्टडी वाले ही मिलेंगे। तो आप जानेंगे कैसे कि कौन सा है, ये तो दिया नहीं होगा नॉर्मली कि प्योर स्टडी है या मिक्स्ड स्टडी है। तो कैसे आप जानेंगे और कैसे आप प्रोसीड करेंगे, ये तरीका, ये स्टेप्स, तो ये 3 स्टेप्स बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला काम हो गया सैडल पॉइंट कैसे हम लोग लोकेट करते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं पिछले सेशंस में। तो सबसे पहला जो काम हो गया वो हो गया कि आप देखें, पता करें कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है। तो ट्राई एंड लोकेट द सैडल पॉइंट इज द फर्स्ट स्टेप। सो ट्राई एंड लोकेट इफ इट इज एग्जिस्टिंग, एंड इफ इट इज एग्जिस्टिंग देयर यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द गेम, और आपका काम हो गया। तो जो भी सैडल पॉइंट है वो गेम की वैल्यू हो गई। जो भी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी रो प्लेयर की है वो रो प्लेयर के लिए प्रेफर्ड स्ट्रेटजी हो गई, और जो भी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी कॉलम प्लेयर की है वो कॉलम प्लेयर की प्रेफर्ड स्ट्रेटजी हो जाएगी। और इस तरह से गेम का सोल्यूशन आपको दो ही चीज़ें आपको जाननी, तीन ही चीज़ें, दो तीन चीज़ें जो आपको जाननी है। पहली चीज़, गेम की वैल्यू क्या होगी। गेम की वैल्यू क्या होगी यानी कि ज़्यादातर केसेस में क्या आउटकम गेम का निकलेगा, क्या वैल्यू होगी। जो भी वैल्यू है, एक्स अगर वैल्यू है तो उतना ए को प्रॉफिट हो रहा होगा और बी को उतना लॉस हो रहा होगा, तो वो वैल्यू क्या है।
एक तो ये जानना है। तो ज़्यादातर केसेस में आपसे सिंपली यही होता है, ये क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम या फिर सॉल्व द फॉलोइंग गेम। तो फाइंड द वैल्यू, सॉल्व द गेम का में हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि गेम का आउटकम क्या होगा। फिर उससे आगे क्या पूछा जा सकता है कि आप साथ साथ ये भी बता दीजिए कि ए की स्ट्रेटजी क्या होगी और बी की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इन दोनों, ये दोनों लोग जो भी वैल्यू गेम की आ रही है उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए दोनों को स्ट्रेटजी कौन सी अडॉप्ट करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी दोनों अडॉप्ट कर रहे हैं, ये दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है। तो दोनों के इस दूसरी चीज़ में एक्चुअली दो कॉम्पोनेंट हो गए, तो तीन चीज़ें हो गई, गेम की वैल्यू या सैडल पॉइंट इफ़ इट इज़ एग्जिस्टिंग, A's strategy, A's preferred strategy and B's preferred strategy. These things are going to be asked. तो try and locate the saddle point. If you get the saddle point, तीनों चीज़ें उसी से पता चल जाएंगी. If the saddle point however does not exist, if the saddle point does not exist, ये ध्यान रहे कि जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस सीक्वेंस हम लोग यही रखेंगे। प्रिंसिपल डोमिनेंस कब लगाना है, जब सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो प्रिंसिपल डोमिनेंस लगाना है। अगर आपने पहले प्रिंसिपल डोमिनेंस यूज कर लिया, उस नुकसान उससे कुछ नहीं होगा, केवल टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डोमिनेंस से कुछ स्ट्रेटजी, अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और प्रिंसिपल डोमिनेंस आपने यूज कर लिया तो कुछ स्ट्रेटजी रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन सैडल पॉइंट वहीं पर रहेगा, तो आंसर तो वही आना है। तो आप कुछ स्ट्रेटजी रिड्यूस करें, हटाएं चाहे ना हटाएं। अब प्रिंसिपल डोमिनेंस आप ना भी यूज करें, अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि या नहीं कर रहा है, ये ध्यान रहे प्रिंसिपल डोमिनेंस जो है ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है यूज करना। इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्विंग अ गेम। इफ यू इवन डू अवे विद दिस सेकेंड स्टेप, इस सेकेंड स्टेप को हम यहां से हटा भी दें, गेम हमारा तब भी सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड स्टेप को मैट्रिक्स से हटा भी दें, गेम तो तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और सेकंड स्टेप को हम यहाँ से इस सीक्वेंस में से हटा के पहले अगर ले जाएं तो गेम तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ये सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल डोमिनेंस नहीं लगाएंगे तो भी आगे का ये स्टेप तो हो ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रोज ज़्यादा कॉलम्स हो सकती हैं, कोई ना कोई मेथड तो इसमें से अप्लाई हो ही जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आसान वाला मेथड अप्लाई हो रहा हो और आपने मुश्किल स्टेप की मुश्किल मेथड की तरफ बढ़ गए, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाते हैं। तो इफ दिस सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दैट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट सेशन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, और बोथ, जो भी पॉसिबल हो, जितना भी पॉसिबल हो रिडक्शन वो हम कर सकते हैं। और जब गेम रिड्यूस हो करके, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगा करके जितना भी इस्तेमाल उसको कर सकते थे, जितना भी रिड्यूस हो सकता था, रिडक्शन पॉसिबल था, जितनी भी डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज थी उनको एलिमिनेट कर दिया हमने गेम से। और उस सारे कंप्लीट एलिमिनेशन के बाद, मैक्सिमम एलिमिनेशन के बाद, अब हम देखेंगे कि गेम में कितने रोज और कितने कॉलम्स बचे हैं। जो रिजल्टिंग गेम हमको मिल रहा है, ओरिजिनली जितने भी कॉलम्स रोज रहे हों, अब कितने रोज और कितने कॉलम्स बचे हैं। तो रोज और कॉलम, अगर 2 रो 2 कॉलम है, दैट इज इफ इट इज अ 2x2 गेम, देन वी हैव 2 different methods. We have 2 different methods, an algebraic method and an odds method. We can make use of either of these 2 methods. Normally आपसे कुछ ऐसा नहीं कहा जाता है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करें, कभी कभी लेकिन एग्जाम में ज़रूर आ जाता है कि दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर मेथड ही यूज़ करें। एल्जेब्रिक मेथड इज़ सिंपलर आई फील टू अंडरस्टैंड। एल्जेब्रिक मेथड को समझना थोड़ा सा आसान है, लेकिन है थोड़ा सा लंबा। ऑड्स मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इनिशियली लग सकता है, लेकिन बहुत ही तेज़ी से रिज़ल्ट आपको देता है, बहुत ही शॉर्ट, मतलब उससे एल्जेब्रिक मेथड से छोटे टाइम में आपको वो आंसर मिल जाता है। तो दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ये हम लोग समझेंगे। अगर गेम रिड्यूस होने के बाद आपको 2x2 नहीं मिल रहा है, 2/n या m/2 मिल रहा है। अब ये 2/n m/2 कैसे लिखा हमने, मतलब कि इसका मतलब केवल सिंपली ये है कि रोज जो हैं वो 2 हैं, 2/n, 2 रोज मोर देन 2 कॉलम्स और 2 कॉलम्स मोर देन 2 रोज, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है m और n बोथ आर ग्रेटर देन 2, m एंड n बोथ आर ग्रेटर देन 2। तो रो और कॉलम में से कोई एक चीज़
2 है और दूसरी चीज़ 2 से ज़्यादा है, तब हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं. दिस ग्राफिकल मेथड इज़ स्लाइटली सिमिलर टू द ग्राफिकल मेथड दैट वी हैड सीन इन while सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में हम लोग जो यूज़ कर रहे थे वह उससे थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन अलग है काफ़ी कुछ. तो इसको हम लोगों को समझना होगा कि ग्राफिकल मेथड कैसे यूज़ हो रहा है. ऑब्वियस सी बात है, ये ध्यान रहे, एक चीज़ और समझने की बात है कि जहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर पिछला वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर अगला वाला मेथड भी यूज़ हो सकता है. तो ग्राफिकल मेथड आप पहले यूज़ कर लें और 2x2 के केस में तो भी उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, हालांकि रिजल्ट सेम ही आएगा और वो रिडंडेंट तरीका ही होगा, उसको करने की ऐसी आवश्यकता है नहीं. तीसरा जो तरीका है, अब क्या हो रहा है कि रो और कॉलम दोनों ही अगर ज़्यादा हो जा रहे हैं, रो और कॉलम दोनों ही, m और n, m इंटू n मैट्रिक्स है, m भी 2 से बड़ा है और n भी 2 से बड़ा है, तो इसमें सारे केस हो जाएंगे. 3x3 है, 3x4 है, 4x3 है, 4x4 है, 10x10 है, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो सकती है. 2 रो और कॉलम दोनों ही 2 से ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो वो है एक m/n गेम. और वो यूज़ करने का, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग LPP अप्रोच यूज़ करते हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको कभी भी हमने मेंशन किया था, वहाँ पर जो ग्राफिकल मेथड है वो अलग है, वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग की कोई बात नहीं है. लेकिन अगर रोज़ और कॉलम दोनों ही 2 से ज़्यादा हैं तो उस प्रॉब्लम को, उस गेम को एक्चुअली हम क्या करते हैं, पहले एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, और जब वो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह से फॉर्मुलेट हो जाएगी तब उसको हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है हुआ है सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेते हैं. ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए केवल लिखा हुआ है. ऑल्दो सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है वो है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी वी शुड नो कि अगर 2/n और m/2 से बड़ा गेम अगर है तो उसको सॉल्व करते कैसे हैं. और वो कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड और लीनियर प्रोग्रामिंग पता है तो फॉर्मुलेशन सिंपल सा होता है और उससे हम लोग इसको कर सकते हैं. सो हाउएवर, फोकसिंग ऑन द टू मेथड्स, द थ्री अप्रोचेज दैट आर इन आवर सिलेबस, तो ये इस तरह से हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग वाली जो अप्रोच है वो भी, अगर हमारे पास 2x2 गेम है या 2/n या m/2 गेम है, किसी भी केस में वहाँ पर भी लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कंपैरेटिवली जो चीज़ आसानी से हो सकती है उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्यों डाली जाए. लेट अस अगेन सी एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसको देख करके समझते हैं कि कैसे हम लोग ये पर्टिकुलर अप्रोच यूज़ करेंगे, मिक्स्ड स्टडी गेम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये है हमारे पास एक 4x4 गेम. वी हैव अ 4x4 गेम. इफ़ यू गो बैक टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए गेम को, तो जो पहला स्टेप था वो क्या था? पहला स्टेप था कि हम सैडल पॉइंट का पता करेंगे. ट्राई एंड लोकेट द सैडल पॉइंट. तो सैडल पॉइंट लोकेट करने का तरीका क्या है? एक ही स्ट्रेटजी क्या है, वो है मैक्सिमिन. इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम अ फ्यू सेशंस बैक, जब हम लोग प्योर स्ट्रेटजी गेम्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो एक ही स्ट्रेटजी जो है वो है मैक्सिमिन. मैक्सिमिन अप्रोच का मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने समझा था. ए नाम से ऐसा कुछ मतलब नहीं, इन जनरल कॉन्वेंशन हमारा यही है कि हम लोग रो प्लेयर को ए बोलते हैं और कॉलम प्लेयर को बी बोलते हैं, बट इट कैन बी इंटरचेंज, इट कैन बी एनीथिंग. तो ए हियर ऑब्वियसली मीन्स द रो प्लेयर व्हेन वी आर सेइंग ए, इफ वी आर कंसिडरिंग द रो प्लेयर ओनली. तो इसकी स्टडी मैक्सिमिन है. मैक्सिमिन का को हम लोगों ने एक्सपैंड भी किया था, मैक्सिमम ऑफ द रो मिनिमा. ए क्या चाहता है? ए चाहता है कि ऐसी स्टडी सेलेक्ट करे, हर स्टडी के केस में ये पता करे कि अगर हम A1 यूज़ करते हैं तो कम से कम क्या मिलेगा भाई. दोनों प्लेयर्स गोइंग बैक टू द बेसिक एजम्पशंस ऑफ अ गेम, बोथ द प्लेयर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर. तो कोई भी कंजर्वेटिव प्लेयर जो है वो क्या चाहेगा? कंजर्वेटिव प्लेयर एक चीज़ ये चाहेगा कि हम कम से कम इतना, तो वो रिस्क नहीं ले रहा है, तो कम से कम कुछ एक मिनिमम लेवल का जो गेन है वो इंश्योर हो जाए. एक चीज़ तो ये चाहेगा. और दूसरा ये होगा कि अगर हमें लॉस ही होना है तो वो लॉस एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ना जाने पाए. ये दूसरी अप्रोच हो गई. तो
क्योंकि गेम हमेशा ए के पर्सपेक्टिव से या रो प्लेयर के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इत्तेफाक से इसमें जितनी ऑल द वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, सो ए इज़ ऑलवेज हैविंग अ प्रॉफिट। इट कैन बी लेस, इट कैन बी मोर, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ए को हमेशा गेन हो रहा है, विच इज़ रेंजिंग, ज़ीरो भी है, तो दो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो इस केस में दोनों को ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, लेकिन बाकी हर केस में रेंजिंग बिटवीन 0 एंड आई थिंक 60 ए को फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, और 0 और -60 के बीच में बी को लॉस हो रहा है, या 0 और 60 रुपये का तक का लॉस बी को हो सकता है। ये बी के लिए सिचुएशन। तो बी जब ये देख रहा है कि हमको हमेशा लॉस ही हो रहा है, तो वो कैसी स्टडी चूज़ करेगा? वो ऐसी स्टडी चूज़ करेगा, वो ये जानना चाहेगा, समझना चाहे, करना चाहेगा कि लॉस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ना जाने पाए। तो इसका मतलब है ए देख रहा है मैक्सिमिन हर रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है। पहली रो में मिनिमम एलिमेंट 5, पहली रो में मिनिमम एलिमेंट 5 का मतलब हो गया कि ए को पता है कि अगर मैं A1 सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं A1 स्टडी यूज़ करूँगा तो मुझे 5 रुपये तो कम से कम मिल ही जाएंगे। इफ़ दीज आर रुपीज़, 5 रुपये तो मिल ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। इफ़ ए सिलेक्ट्स A2 देन द मिनिमम एलिमेंट इज़ 0। सिमिलरली A selects A3, minimum element again is 0, another 0. A selects A4, the minimum element is 10. Okay. Then if we come to the रो, अब इसमें से एक्चुअली क्या है, मैक्सिमिन है, तो मिनिमम तो देख लिया, इसमें से मैक्स कौन सा है, मैक्सिमम आउट ऑफ दीज इज 10। तो एक्चुअली ए जो है वो A4 की तरफ जाएगा, A4 की तरफ जाएगा, और ए को मालूम है कि हम अगर A4 सेलेक्ट करते हैं तो 10 रुपये से तो कहीं नहीं गए, बाकी उससे ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब बी को अगर हम देखें तो बी क्या देख रहा है, B1 के केस में क्या हो रहा है, मिनी मैक्स। बी की स्ट्रेटजी है मिनी मैक्स। तो मिनी मैक्स मतलब क्या हो गया कि वो देख रहा है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। बी की स्ट्रेटजी है मिनी मैक्स, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम। तो वो देख रहा है कि अगर हम B1 सेलेक्ट करते हैं सपोज, तो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस हो सकता है 55 का, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम B2 सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 60 का। अगर B3 सेलेक्ट करता है तो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 25 का। और अगर B4 सेलेक्ट करता है तो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 15 का। तो वी कैन सी सैडल पॉइंट इज नॉट एग्जिस्टिंग। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट तब करता अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता जो सर्किल और स्क्वायर दोनों के अंदर आ जाता। सैडल पॉइंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब लेकिन बी के लिए प्रेफरेबल क्या होगा, बी के लिए प्रेफरेबल होगा कि वो B4 सेलेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम लॉस है वो मिनिमम है, मिनी मैक्स। ये मतलब है दोनों की स्टडीज़ का। तो सैडल पॉइंट लेकिन जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अब हम लोग यूज़ करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की तरफ बढ़ते हैं। रिड्यूस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर स्टडी डोमिनेटेड हो रही हो तो वो हट जाए, ख़त्म हो जाए, तो गेम रिड्यूस हो जाए। 4x4 हमें मालूम है कि अगर ये 4x4 गेम है तो अप्रोच कौन सी यूज़ करनी होगी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम है तो पता ही चल गया, क्योंकि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑब्वियसली इतना तो समझ में आ ही गया है कि 3 जो अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, अगर 2x2 गेम होगा तो आसान होगा सॉल्व करना उसको। अगर 2x n है या m/2 है, यानी कि रो और कॉलम में से एक चीज़ 2 है और दूसरी चीज़ 2 से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और अगर दोनों ही रो और कॉलम दोनों ही 2 से ज़्यादा हैं, तो लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच जो कि ज़्यादा मुश्किल है वो हमको यूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पर दोनों ही 4-4 हैं, रो 4 हैं, कॉलम भी 4 हैं, तो लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड। लेट अस ट्राई एंड रिड्यूस, लेट अस सी कि क्या इसको हम लोग ग्राफिकल तक ला सकते हैं या अलजेब्रिक और ऑड्स मेथड तक ला सकते हैं। क्या इसमें हम लोग रोज़ और कॉलम में से किसी कम से कम एक को 2 कर दें या दोनों ही 2 हो जाएं, बहुत अच्छी बात होगी। तो ये इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाना है। 35 and 30 वी आर कंपेयरिंग A1 and A2, A1 is better, 35 and 20 again A1 is better, 25 and 15 A1 is better, and 5 and 0 again A1 is better. तो A2 कैन बी एलिमिनेटेड, A2 ख़त्म हो गई, A2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। ये पूरी स्ट्रेटजी जो है इसका कोई यूज़ नहीं है, दिस इज़ यूजलेस फॉर ए। लेट अस कंपेयर A1 and A3, 35 and 40 A3 is better,
35 and 50, again A3 is better, 25 and 0, A1 is better. तो A1 A3 में कोई कुछ ऐसा सुपीरियर और डोमिनेटेड का कोई रिलेशन नहीं है. A1 और A4 पे चलते हैं. 35 and 55, A4 is better, 35 and 60, again A4 is better, 25 and 10, now A1 is better. तो इन दोनों को भी कंपेयर करने से कोई फ़ायदा आगे नहीं है. अब बचती क्या है, A3 और A4 को कंपेयर कर सकते हैं. 40 and 55, A4 is better, 50 and 60, again A4 is better, 0 and 10, again A4 is better, and 10 and 15, again A4 is better. तो A3 is completely dominated by strategy A4. तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं. हमारे पास अब देखिए कुछ काम हो गया हमारा. क्या हो गया, अगर एक तो ये है कि अगर एक भी स्टडी एलिमिनेट हो जाती तो 4/4 से 3/4 हो गया. तो LP अप्रोच भी अगर यूज़ करनी है तो भी कम वेरिएबल्स हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है प्रॉब्लम का, कॉम्प्लिकेशन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा. वो अगर और लेकिन यहाँ तो हमें और ज़्यादा मिल गया. हमें कम से कम अब 2/4 मैट्रिक्स मिल रही है. अभी हमें कॉलम्स को कंपेयर करना बाकी है. 2/4 अगर है तो हम इसको, इसका मतलब है कि एक ग्राफिकल मेथड से को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2/n गेम हमको मिल गया. रोज़ 2 हैं और कॉलम 2 से ज़्यादा हैं, तो ग्राफिकल मेथड यूज़ हो सकता है. LP से बच गए. अब कॉलम वाइज भी देख लें. 35 एंड 35 दोनों बराबर हैं. B1 और B2 को अगर हम कंपेयर करें, ये तो ख़त्म ही हो चुका है. 55 और 60, अब जब एक केस में दोनों बराबर मिल गए तो दूसरा जो भी केस होगा जिसमें कि एक स्टडी अगर डोमिनेटेड है तो हमारा काम हो जाएगा. तो 55 एंड 60, यहाँ पर B1 बेटर रिजल्ट दे रही है, यहाँ पर B1 और B2 दोनों बराबर रिजल्ट दे रहे हैं, तो B2 का कोई काम नहीं रह गया. B2 को हम यहाँ से हटा सकते हैं. B2 भी खत्म हो गई. B1 और B3 को कंपेयर कर लेते हैं. 35 एंड 25, B3 इज बेटर. 55 एंड 10, अगेन B3 इज बेटर. सो नाउ B1 इज ऑल्सो गॉन. B1 भी खत्म हो गई. तो बचा क्या हमारे पास, केवल हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं. 25, 5, 10, 15. एक चीज़ ध्यान रहे, अगर मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम है, और ये प्लीज़ आप लोग याद रखेंगे, अगर मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम है और वहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगा रहे हैं, तो वो गेम 2/2 से छोटा तो नहीं हो पाएगा. क्योंकि 2/2 से छोटा अगर हो गया तो फिर बचेगा क्या, फिर 1/1 ही बचेगा. एक ही एलिमेंट बचेगा और वो सैडल पॉइंट ही हो सकता है. और सैडल पॉइंट हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वो है ही नहीं. तो इस गेम में अगर सैडल पॉइंट है ही नहीं तो 2/2 से छोटा नहीं हो सकता है. फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं. अभी हम लोगों ने B3 और B4 को कंपेयर नहीं किया है. तो B3 B4 यहाँ पर बेटर हो गई 25 और 5 में, और इधर अगर जाएँ 10 और 15, इसमें ये बेटर हो गया. कोई भी B3 और B4 में से कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है. यही काम, क्योंकि कुछ कॉलम स्ट्रेटजीज एलिमिनेट हो चुकी हैं, तो हम लोग रो वाइज दोबारा से देख लें. A1 और A4 को कंपेयर कर लें. तो 25 एंड 10, A1 इज़ बेटर. 5 एंड 15, A4 इज़ बेटर. तो इतनी ही बच रही है मैट्रिक्स हमारे पास. और ये जो इस मैट्रिक्स अब बच रही है हमको 25, 5, 10, 15, ये मैट्रिक्स हमको मिल रही है, ये 2/2 मैट्रिक्स मिल जा रही है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. सबसे आसान जो तरीका तो होता, जो सबसे आसानी से जो हमको गेम का रिजल्ट मिल सकता था, वो तो मिल सकता था यूजिंग दी सैडल पॉइंट, और सैडल पॉइंट अप्रोच के थ्रू मिल सकता था अगर वो प्योर स्ट्रेटजी गेम होता. लेकिन अगर प्योर स्ट्रेटजी गेम नहीं है, जैसा कि यहाँ पर है, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाने से हमको ये फ़ायदा हो जाता है. ये तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं, इस तरह से हम लोगों ने कंपेयर किया था. तो ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है मैट्रिक्स, ठीक है ना. और रिड्यूस होकर के हमको ये मैट्रिक्स इस समय मिल चुकी है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी 4/4 पे ऑफ मैट्रिक्स थी, ए के पास भी 4 अलग अलग स्ट्रेटजीज़ थी और बी के पास भी 4 अलग अलग स्ट्रेटजीज़ थी. तो 4 स्ट्रेटजीज़ के मुकाबले यहाँ पर ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो जा रहा है. और सिंप्लीफाई जब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अब इसमें जो 2/2 वाला था, 2/2 के लिए, 2/2 गेम के लिए जो अप्रोच है, 2/2 मिक्स्ड स्टडी गेम के लिए जो अप्रोच है, उसमें से कोई एक अप्रोच यूज़ करेंगे. और जो 2 मेथड्स हमारे पास हैं, जो पहला मेथड है वो है दी एल्जेब्रिक मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है दी ऑड्स मेथड.
इसमें मिक्स स्टडी गेम में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि अब एक्चुअली क्या होगा अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता, कोई भी इसमें से सैडल पॉइंट होता। इफ सपोज लेट्स जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल कि ये सैडल पॉइंट है, तो क्या होगा, ए हमेशा A1 यूज़ करेगा, बी हमेशा B3 यूज़ करेगा और गेम की वैल्यू 25 हो जाएगी। लेकिन ऐसा एक्चुअली इस केस में तो नहीं होगा। इफ़ वी टेक दिस एग्जांपल ओनली, इफ़ वी स्टार्ट विद दिस, A इज़ यूजिंग A1 एंड B इज़ यूजिंग B3। अब क्या होगा, जब B ने देखा कि A A1 यूज़ कर रहा है तो B के लिए B4 बेटर ऑप्शन हो जाएगा, तो B विल मूव टू B4, क्योंकि यहाँ पर 25 का नुकसान हो रहा है, यहाँ 5 का नुकसान हो रहा है। तो 25 का नुकसान क्यों सहेगा, 5 का नुकसान सह करके काम हो सकता है, कम रिड्यूस हो गया। लेकिन B जैसे ही B4 पे मूव करेगा तो A अब देखेगा कि B4 के केस में A1 उसके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है, अब A4 उसके लिए ज़्यादा बढ़िया हो गया, तो वो इधर मूव कर जाएगा। फिर जैसे ही A इधर आएगा वैसे ही B इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि 15 और 10 के मुकाबले ये उसके लिए कम नुकसानदायक है। और जैसे ही B इधर आएगा वैसे ही A दोबारा से इधर चला जाएगा। तो ये मिक्स्ड स्टडी है। होगा क्या इसका मतलब, कभी A A1 यूज़ करेगा, कभी A4 यूज़ करेगा, B कभी B3 यूज़ करेगा, कभी B4 यूज़ करेगा। और यही मिक्स्ड स्ट्रेटजी है। हमें पता यही करना है कि इस मिक्सचर में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी A की A1 को यूज़ करने की, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी A की A4 को यूज़ करने की, B की B3 और B4 यूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये जो पे ऑफ एलिमेंट्स हैं इनके बीच में कोई हमें वैल्यू ऑफ द गेम मिलेगी। इसका एक तरह से वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको निकल करके आएगी। तो ये मेथड्स जो हैं हम लोग अब इसका मतलब है सॉल्व करेंगे, और 2 by 2 के लिए जो 2 मेथड्स हम लोगों ने अभी मैंने मेंशन किए उनको एक एक करके हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे, एल्जेब्रिक मेथड एंड दी ऑड्स मेथड। थैंक यू।